पेपर दे दिया आपने? गुड इवनिंग सर। पेपर दे दिया आपने? यस सर। लो। यस सर, दे दिए। कितने हैं नोट? 115 है। चलो सही है। फिजिक्स में? फिजिक्स में 32। फिजिक्स में आपने तो मेजोरिटी 12th ही किया होगा, है कि नहीं? 11 से यस कितने सर, क्वेश्चन? देख लो। जी, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो देखो, ये रहा पेपर अपना, है ना? यस सर। चिराग आ गया। हाँ जी चिराग, कितने आए? चिराग, प्रेरणा, आपने टेस्ट दिया? जी चिराग, गुड इवनिंग। चलो सही है। हाँ, फिजिक्स में कितने हैं चिराग? फिजिक्स में कितने हैं? 42। गुड। चलो, तो ये रहा अपना। देखो, अगर हम पहली क्वेश्चन की बात करें तो देखो, आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे ना, मेरा इस टाइम फोकस ऐसा नहीं रहेगा कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 से लेकर 45 तक, 25 तक, ठीक है? हमें फोकस आप लोग कैसे सॉल्व करोगे उस पे, तो क्योंकि आप लोग ने 12th क्लास अच्छे से किया है, 12th का लगभग हर एक चैप्टर आपने किया है, ठीक है? तो आप पहले सेलेक्ट करोगे कि आप 12th के सिलेबस से कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? पहला तो ये क्या क्या रहेगा, 12th आपका, ठीक है? फिर बीच बीच में अगर मान लो 11th के इजी टॉपिक जो आपने किया है, ठीक है, उसका क्वेश्चन आता है तो वो करते जाओगे, ठीक है? 11th का कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि आपने वो नहीं किया है, ठीक है, या आपसे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपने वो नहीं पढ़ा है या आपसे वो नहीं हो पाएगा, टफ लग रहा है, ठीक है, पढ़ा भी है या पढ़ा भी है फिर भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, तो उसको छोड़ देना है, ठीक है? तो 12th पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? उसके बाद 11th के जो भी टॉपिक आपने आपने किया है, ठीक है, और जो इजी है, जो आपको 90% 95% चांस है कि हाँ सही होगा, ठीक है, तब ही आप उसको ट्राई करोगे, ठीक है, उसको सॉल्व करोगे। क्लियर है? यस अपना अपना मेन फोकस जो रहेगा वो 12th रहेगा, ठीक है? चलो, तो आदित्य चिराग, ओके। चलो, तो देखो, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 12th का कौन सा है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 11th के, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा वो 12th का है। इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का। क्या बोलते चिराग? हाँ जी थर्ड अनमोल। क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 3।
देखो इसमें क्या बोला है कि पहले एलसीआर सर्किट था, वो पहले रिजोनेंस पे था, ठीक है। तो रिजोनेंस के केस में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, है ना। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होता है रिजोनेंस के केस में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, और वहाँ पे जो जेड का वैल्यू है वो आर के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पे जो आई होगा, ठीक है, जो पीक वैल्यू ऑफ करेंट होगा, या कुछ भी मान लेते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करेंट की मान लेते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करेंट आई, ठीक है। ये हो जाएगा वी नॉट बाई आर, ठीक है। ये हो गए। अब बोला है कि फ्रीक्वेंसी को इसने चेंज कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को इस तरह से चेंज किया है कि जो करंट है वो लैग कर रहा है 45 डिग्री से, ठीक है। तो याद करो कि करंट कब लैग करता था, करंट लैग करता था कैपेसिटिव सर्किट में, सॉरी, इंडक्टर के केस में, है कि नहीं। इंडक्टर के केस में ठीक है, इंडक्टर के केस में पोटेंशियल लीड करता था, और ये करंट लैग करता था। तो इंडक्टर का जैसा हो गया, यानी कि एक्सएल बड़ा हो गया होगा एक्सी से, ठीक है, एक्सएल बड़ा हो गया। तो एक्सएल बड़ा कब होगा, एक्सएल का जो वैल्यू होता है, तो एक्सएल बड़ा कब होगा, जब ओमेगा बढ़ाएंगे तब ना, बोलो। ओमेगा बढ़े, ओमेगा बढ़ाना है तो ओमेगा बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ओमेगा इंक्रीज करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया कि फ्रीक्वेंसी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है हमें, फ्रीक्वेंसी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किसमें कर रहा है, देखो इसमें डिक्रीज करवा रहा है, इसमें तो सफिशियंट है, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी डिक्रीज, ठीक है। ये तो गलत हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इसी में बोला है, ठीक है। और देखो जैसे ही फ्रीक्वेंसी, अब रिजोनेंस का कंडीशन नहीं रह पाएगा, रिजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, करेंट का जो वैल्यू होगा, करेंट का वैल्यू जो होगा, क्योंकि जब रिजोनेंस था तो जेड आर के इक्वल हो गया था, ठीक है। लेकिन जब रिजोनेंस नहीं होगा तो जेड का जो वैल्यू होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है। तो जो करंट हो जाएगा रिजोनेंस, दूसरे केस में जो करंट आई डैश जो हो जाएगा वो वी नॉट बाई जेड हो जाएगा, और जेड जो है वो आर से बड़ा हो जाएगा, तो करंट जो है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे देखो करंट पहले 10√2 था, अब करंट इससे कम हो जाएगा, तो ये कंडीशन सही लग रहा है कि नहीं, बोलो, क्लियर है। यस सर। ठीक है, किस किसने किया था थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, आपने, चिराग, मनप्रीत, प्रेरणा, चिराग ने भी किया है, हाँ जी, कॉलप्रीत किया था, चलो। प्रेरणा तो लगता है ज्वाइन होके, अच्छा, ये दोनों में देखो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, 1 2 और 4, 1 में है वर्नियर कैलिपर का, 2 में जो रोटेशन का है, ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो छोड़ देना, ठीक है। अनमोल, चिराग, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड हो यार, 1 घंटे का टाइम है, ठीक है, 1 घंटा भी अब नहीं बचा, मैक्सिमम 50 मिनट बचा है, उसी में हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको अभी छोड़ देंगे, हम सिर्फ अभी ट्वेल्थ ट्वेल्थ करेंगे, ट्वेल्थ का जो भी हमने टॉपिक किया वो करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया ट्वेल्थ का, फिर ये आ गया ट्वेल्थ का सबसे इजी क्वेश्चन, वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखो वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है, इसमें करेंट ही नहीं आएगा, है कि नहीं, ठीक है, बोलो, हाँ जी, अनमोल, प्रीत, सर ये भी क्वेश्चन हुआ था। यस सर, किया तो। क्या बोला? ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है ना ये तो, यस देखो, सर, रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है। तो रेसिस्टेंस कुछ भी रहेगी, ठीक है, ये 1 1 1 1, तो ये वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है, वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है, तो इस 1 ओम वाले में, जो कि जिसको कि एक्स बोला है ये, ठीक है, 1 ओम, ठीक है, तो इसमें तो करेंट ही नहीं आएगा, ठीक है। सर इसमें करंट भी 10 एम्पियर ही फ्लो करेगा। किसमें, अच्छा बैटरी के थ्रू करेंट, एक मिनट बेटा, ये क्या बोला है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द ऑल द रेसिस्टर आर ऑफ 1 ओम, ohms, is the resistor in the middle also 1 ohm, इसका तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सर इक्विवेलेंट ठीक है। रेजिस्टेंस 1 ओम आ रही। हाँ, आर इक्विवेलेंट ऑल द रेसिस्टर मिडिल आल्सो 1 ओम,
हाँ, आर इक्विवेलेंट टू 1 आएगी, ठीक है। और इसमें तो करेंट टू एक्स इज 0 ना, इसमें तो कोई करेंट ही नहीं आएगी ना। तो ऑप्शन ये, द करेंट थ्रू बैटरी इज 10 एम्पियर। नहीं, 10 एम्पियर नहीं होगा, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, अच्छा 1 आ जाएगी ना। तो करेंट तो हो जाएगी, ये भी 10 एम्पियर ही होगी ना। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है इसने यहाँ पे? सर आंसर की नहीं दी है। मैं देख लेता हूँ इसमें। 5 5 का 5 5 का ए, 5 का इसमें कुछ फॉल्ट है क्या? या तो फिर सर करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट होगा क्वेश्चन का मतलब। हाँ, हो सकता है, ठीक है। विच चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये हो सकता है, क्योंकि ये तो एनएक्स, इसमें तो 0 आएगा क्योंकि वे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। और करेंट टू बाइक ये भी सही है, ठीक है। नन ऑफ दीज, ये तो नहीं होगा। द मैक्सिमम इनकरेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो वो चेक कर लेंगे, क्योंकि समझ गए। हाँ जी। यस सर। अब देखो, अब 12th का देखें हम, 12th का अगला क्वेश्चन, इसमें तो 12th का कोई नहीं है, 11th है, ठीक है। अब देखो 12th का एक ये आया, ठीक है। तो पहले हम 12th कर लेते हैं, फिर हम 11th पे आएंगे। तो 12th का पहले दूसरा क्वेश्चन ये आया यहाँ पे रहा अपने पास, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाउंड सीरीज, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन का बोल दिया, और हमें पता है कि लैम्डा जो होती है 1/λ, वो होती है डायरेक्टली सम कांस्टेंट, ठीक है। आर जे स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बाउंड सीरीज बोला है, ठीक है। तो बाउंड सीरीज के लिए n कितना होता है, 2 पे आना चाहिए ना। ये तो केमिस्ट्री में भी यस पढ़ते हो। फर्स्ट लाइन ये हो गया, सेकेंड लाइन ये हो गया। तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3, और n1 का वैल्यू 2। और सेकेंड लाइन के लिए n1 का वैल्यू 2 और n2 का वैल्यू 4 है ना। सेकेंड लाइन देखो 1 2 3 4, तो ये सेकेंड लाइन हो गया, ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके तुम λ1 λ2 निकाल सकते हो। तो फर्स्ट लाइन के लिए लैम्डा लिखोगे ना तुम, उसके बाद रेशियो ले लेना, ठीक है। ये तो हो गया होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना आप लोग का? यस सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? चलो, तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो ये मैं इजी बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 भी डायोड का इजी क्वेश्चन है। जब वाइसिंग नहीं होती है, तो जब वाइसिंग नहीं होती है तो सेचुरेशन में क्या हो जाता है, आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन दोनों सेम हो जाते हैं कि नहीं? यस सर। बोलो। तो 1 का एस 80 है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। दूसरा, डायोड जब फॉरवर्ड बेस्ड रहता है, फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है, डिफ्यूजन करेंट ज्यादा होती है गिफ्ट से, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में देखो डिफ्यूजन करेंट ज्यादा होगी गिफ्ट से, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स वाइसिंग विदाउट ब्रेक डाउन, तो इसमें ड्रिफ्ट करेंट बढ़ जाती है कि नहीं? समझ गए। और जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो ब्रेक डाउन में डिफ्यूजन करेंट बहुत, ड्रिफ्ट करेंट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट ये हो जाएगी इसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। बोलो। हाँ यस जी। सर। तो यस ये सर। तो इजी था ना, सभी ने किया था ये, सेमीकंडक्टर में यस अच्छे सर। से किया। अजय हो गया। चिराग, कमलप्रीत, तो ये इजी क्वेश्चन था। चलो ये फिर आ गया 12th, ये 11th, सॉरी 11th ये भी।
तो अभी हम पहले 12th सेलेक्ट करके कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम 11th का इजी टॉपिक जो होगा वो करेंगे, ठीक है। हाँ देखो एक पावर का है, ठीक है, ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, द पावर ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस, तो पावर का फॉर्मूला देखो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ जो होता है म्यू माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है। तो बाई कॉन्वेक्स है, तो बाई कॉन्वेक्स के केस में इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है, इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। और इसमें बाई कॉन्वेक्स यानी दोनों का जो रेडियस होगा कर्वेचर वो सेम होगा, बाई मतलब होता है दोनों, ठीक है, दोनों कॉन्वेक्स है, ठीक है, सेम होंगे। और फोकल लेंथ का वैल्यू नहीं देके पावर दिया है, तो पावर जो है वो 10 डायोप्टर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा होता है 1/p, या पावर को लिखते हैं 1/f, या फोकल लेंथ हो जाएगा 1/p, ठीक है। और फोकल लेंथ यहाँ से तुम निकालोगे तो उसको मीटर में आएगा, ठीक है। तो मीटर में आएगा, उसको फिर सेंटीमीटर में बदलोगे, ठीक है। तो 1/10 ये मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ का वैल्यू तुम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पुट करोगे तो हमसे पूछा क्या है, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो 1/, देखो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है। यहाँ पे मीडियम के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम मीडियम को एयर ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो 1/f यानी 1/10 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट किधर है, तो एक ये जो होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये हो जाएगा 1/16, क्योंकि R2 जो होगा ना, R2 पॉजिटिव होगा और R2 जो होगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से R का वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, given है, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, तो 2/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो 1/10 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/10 प्लस 1/10, 2/10, 10 से 10 गया, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, ठीक है। तो अगेन इस पे मैंने बोला था, ठीक है, शायद आप लोग को क्लास नहीं किए थे, ऑप्टिक्स का है, चिराग किया था ऑप्टिक्स का, सभी क्लास चिराग ने किया, तो हमने बोला था कि इस पे क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं इस फार्मूला पे, है कि नहीं चिराग, ठीक है, ओके। तो इस पे आप कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है, अनमोल पे और कमल, यस सर। तो ये देख लेना। फिर यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर 16 किया हो ना, 16 में देखो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, यानी ई नॉट का वैल्यू पूछा है, और यहाँ पे मैं इंटेंसिटी दिया हुआ, तो देखो इंटेंसिटी जो होता है ना, वो एनर्जी डेंसिटी में तुम सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं ना, ईएम वेव में एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, ठीक है, या ऐसे हाफ इप्सिलॉन, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, ठीक है, हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम इसी में सी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी सेम ही होगी, ठीक है, इंटू सी। तो ये आई के बराबर हो जाएगी, जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी, ठीक है। तो देखो हमें एक्चुअली ई नॉट चाहिए, ठीक है, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई नॉट के स्क्वायर इनटू सी होता है ये फॉर्मूला। तो तुम यहाँ से ई नॉट तुम्हें निकालना है, ठीक है, तुम्हें ई नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ से ई नॉट कैलकुलेट कर लोगे, डायरेक्ट आई का वैल्यू दिया हुआ है 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है, सी का वैल्यू, सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, इप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से तुम ई नॉट फाइंड आउट कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला पे क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे ना,
तो क्वेश्चन नंबर 17 तुम देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी। मैं बता देता हूँ क्या है। दो आइडेंटिकल है यानी दोनों का रेडियस वगैरह सेम है, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब यही है कि रेडियस वगैरह सेम है। हम इक्वल चार्ज यानी दोनों पे इक्वल चार्ज है क्यू क्यू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस सच दैट चार्ज ऑन ईच ऑफ देम इज एसेंशियली यूनिफॉर्म ऑन द सरफेस, यानी ये कुछ सेपरेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर, तीसरा ये मान लो ए है ये बी है, तीसरा जो बॉडी है वो उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी था, ठीक है। तीसरा जो था न्यूट्रल स्फीयर सी, ठीक है। इज बाउट इन कांटेक्ट विथ ए, ठीक है। एक से पहले कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है। तो देखो ए से जब कांटेक्ट में आएगा तो इसमें चार्ज का शेयरिंग होगा, ठीक है। और चार्ज का शेयरिंग इस तरह से होता है कि इस दोनों का पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं इस पेज पे करता हूँ तो मेरे पास ए था, ठीक है, बी था, सी को हमने पहले इससे टच करवाया, इस पे क्यू था, इस पे क्यू था, दोनों आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों का रेडियस वगैरह सेम है। तो क्या होगा कि जैसे इस पे करवाओगे ना तो फाइनली ये हो जाएगा, इसके पास ए के पास Q/2 चार्ज हो जाएगा और सी के पास भी Q/2 आ जाएगा, यानी आधा आधा शेयर कर लेगा ये, ठीक है, ए और सी, ठीक है। तो ए और सी Q/2, बी के पास अभी भी क्यू है, ठीक है। अब क्या बोला है फिर, ठीक है, ये शेयरिंग इसलिए होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। देखो अभी भी अब देखोगे तो पहले इसका पोटेंशियल 0 था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसका पोटेंशियल KQ/R था। अब इसका देखोगे तो दोनों का KQ/K, इसका चार्ज Q/2 अपॉन R, इसका पोटेंशियल KQ/2 अपॉन R, ठीक है। तो चार्ज का शेयरिंग होगा जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो गया। अब क्या बोला है देखो कि is brought in contact with A and then in contact with B, ठीक है। तो अब ये बी से भी कांटेक्ट किया, ठीक है, बी with A and then in contact with B and removed far away. The initial force between two sphere A and B is F, यानी जब इनिशियल जो फोर्स था A और B के बीच, देखो इस पे Q चार्ज था, इस पे Q था, तो फोर्स जो होगा K Q इंटू Q बाई, अगर जो भी सेपरेशन R होगा तो R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, ये चार्ज शेयरिंग, अब इससे जब कांटेक्ट में होगा ना तो अब देखो इस पे Q और Q/2, यानी टोटल चार्ज जो हो गया Q प्लस Q/2 यानी 3Q/2। अब इसमें से आधा आधा कर देगा ये, ठीक है। जब इससे कांटेक्ट करोगे ना तो अब इसमें से आधा आधा यानी 3Q/2 इसके पास और 3, यानी टोटल चार्ज इस दोनों को मिलाकर 3Q/2 था ना। तो जब ये दोनों टच होगा ना तो ये अपना आपस में, क्योंकि देखो पहले इनिशियली जब टच हुआ तो Q चार्ज था, इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो आधा आधा कर लिया। अब जो चार्ज देखेंगे जब ये दोनों टच होगा बी और ए, बी और सी, तो चार्ज जो है इस पे और इस पे मिला के Q/2 है, तो ये दोनों अपना चार्ज शेयर कर लेगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो इक्वली टोटल चार्ज है Q/2 3Q/2, तो ये अपने अपने पे ले लेगा, मान लो ये ए और बी, ठीक है। तो ए पे तो Q/2 और बी पे हो जाएगा 3Q/4, ठीक है, आधा आधा कर लेगा, 3Q/2 का आधा मतलब 3Q/4 और सी के पास मिल जाएगा 3Q/4, ठीक है। अब हमने सी को हटा लिया यहाँ से, अब ये दोनों जो आर सेपरेशन पे थे, तो अब ये दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो अब देखोगे तो फोर्स एफ डैश जो लगेगा के क्यू हो जाएगा Q/2, इसका चार्ज 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखोगे तो फोर्स एफ डैश जो आ जाएगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू 1/2 3/4 यानी 3/8, और KQ/R जो था एफ के बराबर था, ठीक है, KQ स्क्वायर था ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक क्यू तो के, ठीक है, KQ²/R जो था एफ के इक्वल था, तो जाएगा 3F/8, दिख रहा है सर 3K/2 फिर से बताना। 3F/8, ठीक है, 3 यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट, 3F/P, तो P का वैल्यू हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, के Q/2 इंटू 3, इस पे चार्ज देखो जब इससे टच किया तो इस पे 1 पे बचा था Q/2, अब जब इससे ये टच कर लिया तो बी पे आ गया 3Q/4, तो इस दोनों के बीच अब सी को हटा लिया गया, यहाँ पे देखोगे तो सी को रिमूव कर लिया गया, ठीक है। सी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए देन विथ बी एंड रिमूव्ड फार अवे, ठीक है।
सी को कनेक्ट करके इसको हटा लिया गया, ठीक है। तो अब इस पे Q/2 बचा, इस पे 3Q/4, तो ये दोनों में अब जो फोर्स लगेगा K, दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट Q/2 इंटू 3Q/4 अपन सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन पहले भी आर था अभी भी आर है, तो आर स्क्वायर, ठीक है। सर ए पे पहले टोटल फोर्स 2 क्यों नहीं थी फिर? इस पे टोटल चार्ज सर ए पे पहले सर पहले नहीं ए क्यू को। नहीं, देखो ए पे पहला चार्ज कितना था, इनिशियली ए पे Q चार्ज था ना, यस बी पे भी Q, ठीक है। ए पे और बी पे सेम चार्ज बोला है, ठीक है। टू आइडेंटिकल इक्वल चार्ज, ठीक है। तो इक्वल चार्ज पहले इस पे भी इक्वल था Q, जब ए और सी टच हुआ ना, तो ये चार्ज का शेयरिंग करेगा, Q का, Q में से आधा ये ले लेगा आधा ये ले लेगा, ठीक है। तो ये Q/2 बच गया ए के पास और सी के पास Q/2। अब सी बी से टच कर रहा है, ठीक है, सी को हम बी से टच कराते हैं, तो अब जो टोटल चार्ज होगा ना Q प्लस Q/2 3Q/2, ये दोनों आधा आधा बांट लेगा, ठीक है। तो इसके पास भी 3Q/4, 3Q/2 का आधा करोगे तो 3Q/4, और इसके पास भी 3Q/4, और सी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ए के पास Q/2, बी के पास 3Q/4, ये दोनों के बीच फोर्स का ये, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। हाँ जी, चिराग क्लियर है? कंप्लीट, कंप्लीट आपके कितने आए आज? सर आज स्कूल से आकर दिया था, फर्स्ट टाइम कम था सर, फिजिक्स में भी कम भी आए हैं सर, 17 आए हैं। चलो स्कूल से आकर दियो, चलो कोई ना। तो ये देखो 18 नंबर भी अगेन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, सॉरी ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स आपने अभी नहीं किया होगा, तो इसको हम अभी रहने देते हैं, लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो जो अभी देखो मेरा मेन फोकस है कि जो आपने किया है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैं अभी देखो 11th पे, मैं कोई भी 11th के चैप्टर पे, ठीक है, हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ 11th के क्वेश्चन पे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें फोकस है 12th पे, ठीक है। क्योंकि आपने 12th सबसे अच्छे से किया है, तो 11th हम लास्ट में करेंगे, पहले 12th जो भी जितना भी 12th है वो हम करके निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा, ओके। तो अब यहाँ देखो अगेन इजी क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो दिया हुआ है 0.005, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻3, ठीक है। इतना हेनरी ये दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस। द करेंट चेंज इन द कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हियर, आई नॉट का वैल्यू 10 है, यानी आई मैक्सिमम का वैल्यू 10 है, यानी आई इक्वल टू आई मैक्सिमम 10 sin ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू नहीं बना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, तो ईएमएफ जो होता है हमने बताया था कल ईएमआई के क्लास में कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है तो एम डी आई बाई डी टी, ये जो हो जाएगी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, माइनस भी रहती है, माइनस एक्चुअली डायरेक्शन बताती है, तो मैग्नीट्यूड बाई एम डी आई बाई डी टी, एम का वैल्यू हमें पता है, और डी आई बाई डी टी हम निकाल सकते हैं, आई का वैल्यू ये है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो डी आई बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी करोगे तो 10 बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और फिर जब ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा, ठीक है। तो ये डी आई बाई डी टी जो आ गई 10 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ जो आ जाएगी वो आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 × 10⁻⁻3, ठीक है। 5 अगेन यहाँ पे कुछ चेंजेस है क्या, एम्पियर हेनरी, ठीक है, देख लेता हूँ। 5 × 10⁻³ इंटू साइन, और देखो हमसे पूछा है डी आई बाई डी टी, चलो डी आई बाई डी टी का वैल्यू भी रख दो 10 ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू रख दो, ओमेगा बोला है इतना 200 पाई, और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ईएमएफ जो आ जाएगी इसको सॉल्व करोगे ना, ये तीन को कैंसिल कर देगा 5 पाई कॉस ओमेगा टी। तो जो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा कोई बता सकता है इस फंक्शन में मैक्सिमम क्या होगा? 5 पाई ना, मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा? जब कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, कॉस ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। तो ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा 5 पाई, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये अगेन इजी क्वेश्चन था, ठीक है, हमने कल ही रिवीजन किया इसका, ये फॉर्मूला मैंने कर भी दिखा था।
ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस दोनों के केस में, तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमसे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पूछा था, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू वॉल्यूम, है कि नहीं, याद था ये जी। तो अब यहाँ से देखोगे कि वो मैग्नेटिक मोमेंट का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, एम्पियर पर मीटर, और लेंथ ब्रेथ और एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया है। ठीक है, तो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन से तुम वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम जो हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया, लेंथ का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻², ऐसा यूनिट में हो गया सब, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻�6। ठीक है, तो और यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आई इंटू बी, आई का वैल्यू ये है, तो 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 0.6 आएगा क्या आंसर इसका? हाँ जी, देखो ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, ठीक है, v का वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁶ आया। ठीक है, जो v का वैल्यू आया 12 इंटू 10⁻⁻�6 आया, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो i इंटू v। ठीक है, तो वो i का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, -2 बचेगा, और 60, 60 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 0.6। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो आ गया 0.6, तो हमें 10 m का वैल्यू बताना है, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 ना, 10 m का वैल्यू 6 होगा ना, बताओ 0.6 होगी ना, ये 60 से एक तो 0 गया। ओके यस सर। ठीक है, तो हमें फाइंड 10 m बता दिया ना, यानी ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके बता दिया ना, यस सर। 6 आ जाएगी ना। ये फॉर्मूला नहीं याद था क्या आप लोगों को? जी, कोई बताओ किसने किया था ये? चिराग, अनमोल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यार ये सब चीज नहीं छोड़ो, ठीक है। अगर 12th पे फोकस है तो ऐसा रहना चाहिए ना कि 12th में से मतलब मान लो कि 13 से 14 क्वेश्चन रहेंगे 25 में, ठीक है, तो 13 से 14 क्वेश्चन में कम से कम 10 सही होना चाहिए। ठीक है, तो 12th को इजिली नहीं लो, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन सही हो गए तो फिजिक्स में 40 नंबर आप मान लो कि 12th से ही ले आओगे। ठीक है, एक दो मान लो गलत भी होगा तो 38 37 तो हम अगर ले आओगे फिजिक्स से, ठीक है, तो मान लो कि 12th में एक दो क्वेश्चन भी 11th का कर लेते हो ना, तुम्हारा 50 आ जाएगा इसमें, अप्रॉक्स 45 भी आ जा रहा है ना, तो अच्छा है। ठीक है, मान लो 40 ला रहे हो तो दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 40 आने चाहिए। ठीक है, तो 100 नंबर इधर ही हो गया। ठीक है, 20 30 नंबर उधर लाओगे ना आप लोग, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा यार। ठीक है, 120 भी ले आओगे ना सिलेक्शन, तो 12th में जितना भी किया ना उसको इजिली नहीं जाने दो। ठीक है, ये सब फार्मूला सब याद कर लो। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है ना वो डिटेल में किया है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना मैग्नेटिक मोमेंट, हमने ये देखना मैग्नेटिक मैकेनिक्स का ये टॉपिक खोलना, जो भी क्लास नोट होगा उसमें देखना ये फार्मूला लिखा होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, समझे? यस सर। यस सर। अगेन 23 को देखोगे तो 23 इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 23 इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 23 में कुछ है नहीं कि पहले क्या था, पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं था। देखो टू मेटेलिक प्लेट ईच ऑफ एरिया है फॉर्म पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन द बिटवीन, यानी पहले ये था। ठीक है, ऐसा सेपरेशन डी था, एरिया ए था, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन और ए बाई डी। ठीक है, अब क्या किया गया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाया गया। अच्छा, मेटेलिक प्लेट को लाया गया, तो मेटेलिक प्लेट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो कितना होता है?
किसी को याद है? जी, जीरो या इन्फिनिटी? कोई बोलो यार, फिलहाल फिलहाल अपन इन्फिनिटी होता इन्फिनिटी होता है ना। तो कोई अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब को अगर हम उसमें इंसर्ट करते हैं तो उसका हमने फार्मूला लिखा था ना, कि मान लो कि, और हमने प्रूव भी किया था कि यो कहीं पे भी रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो थिकनेस थी, तो जो सी होती है, सी गैस, वो हो जाएगी इप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है। तो यहाँ पे जो थिकनेस है डी बाई टू है। ठीक है, यहाँ पे जो थिकनेस है डी बाई टू है। ठीक है, तो थिकनेस यहाँ पे डी बाई टू है, और के का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे तुम इन्फिनिटी पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा। तो सी डैश जो हो जाएगा इप्सिलॉन ऑफ ए अपॉन डी माइनस टी। टी क्या है? डी बाई टू है ना, और ये तो फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि के को जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो। तो ये जो हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू माइनस यानी डी बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो हमें सी गैस बाई सी चाहिए, सी गैस बाई सी। तो सी गैस क्या आया? टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और सी का वैल्यू ये था। अगेन इजी क्वेश्चन था यार, ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो तो। ये फार्मूला किसको किसको याद था, ये बताओ ऑनेस्टली। ये फार्मूला किस किस को याद था? इप्सिलॉन नॉट बोला आपको, कौन पे चिराग आपको? क्यों नहीं याद था यार? इजी क्वेश्चन बन रहे हैं ना यहाँ से। आपने ये क्वेश्चन किया था? यार इजी क्वेश्चन बन रहे थे ये, इसमें कुछ है ही नहीं। आपको तो चिराग मैग्नेटिक मोमेंट वाला याद था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पोटेंशियल बोलो, याद था ये? वो किया था आपने, अनमोल कमलप्रीत, आप लोगों ने किया था वो, इंटेंसिटी ऑफ कौन सा मैग्नेटिक, क्वेश्चन? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई का वैल्यू। सर वो फॉर्मूला नहीं आता मुझे। यार क्या करोगे अब, ऐसा इतना इजी इजी फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो। कॉम्प्लीट आप सर फॉर्मूला तो याद था सर, लेकिन हुआ नहीं क्वेश्चन जल्दी में। क्यों नहीं हुए? इजी तो थे। वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा ही नहीं में लेना था, जो दोनों सेंटीमीटर में था तो मीटर में लेते। इजी फार्मूला पे क्वेश्चन थे ये सब, फ्री के क्वेश्चन हो गए ना, नंबर हो गए ये सब। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखो आप लोग को लगता होगा ना कि जो न्यूमेरिकल वाला है ना, जिसमें कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, वो सब टफ होते हैं, वो सब और इजी होते हैं। ठीक है, वो सब बच्चे लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन देख कर ही छोड़ देते हैं, कि वहाँ पे सेंटेंस लिखा रहता है, ऑप्शन नहीं दिया रहता है, लगता है कि सॉल्व भी नहीं होगा, टफ होगा। लेकिन इजी क्वेश्चन रहते हैं वो सब, समझ गए? यस सर। यार फार्मूला कम से कम ना आप पूरा रिवीजन कर लो यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 11th का है, 24 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये तो 11th का हो गया ना। ठीक है, 24, अब 12th हो गया लगभग। चलो 11th में अब आप लोग को डिसाइड करना होगा कि 11th का कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों ने किया है। ठीक है, उसके अनुसार आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। 12th तो आप लोग लगभग पूरे कवर किए हो। ठीक है, तो 12th तो हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब हम वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे ना, तब वो क्वेश्चन करवाएंगे। जब इंटेंसिटी था वो पोलराइजेशन का एक्चुअली क्वेश्चन है, तो वेव ऑप्टिक्स का जब हम रिवीजन करवाएंगे ना तो वहाँ पे करवा देंगे क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन आता है क्योंकि। ठीक है, पोलराइजेशन। तो अब हमें फोकस करना है 11th पे। तो अब 11th पे हमें ये देखना है कि हमसे कौन कौन सा हो पाएगा, कौन कौन सा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार में तुम 1 से 25 तक 12th का जो भी सिलेक्ट होगा। ठीक है, 11th जो जो बीच में आएगा तुम इसको स्किप करते होंगे। ठीक है, अनलेस कि आपको ऐसा ना लगे, हर एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। आपको लग रहा है कि 11th का ये टॉपिक आपने किया है और ये इजी क्वेश्चन आ गया, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज इजी होते हैं। ठीक है, तो वो सब आप कर सकते हो। ठीक है,
जो भी 11th में टफ लगे, ठीक है, उसको स्किप कर देना है, ठीक है। तो चलो अब 11th पे आते हैं। यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन द straight line path is given as v equal to इतना, where v is in meter per second, t is in second, the average velocity of object between t equal to 0 to t equal to 2 सेकेंड, ठीक है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो पाथ गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम v इक्वल टू इतना, ठीक है। अभी ये बताओ, आप लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह? यस सर। कंप्लीट एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन निकालने के लिए कोई भी चीज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकते हैं, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है। हाँ, तो हमने एक चीज आपको भी बताया था कि कोई भी चीज अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, कोई भी चीज अगर फंक्शन, कल ही हमने बताया था शायद पावर के या एवरेज और आरएमएस के टर्म में, कि यहाँ पे देखो वेलोसिटी है 60 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो 66t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट मालूम है, हमें बताना है t1 से t2 इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड, हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था सेट का। तो कोई भी चीज अगर टाइम का फंक्शन है तो उसका एवरेज हमने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी है तो बी डी टी बाई टोटल टाइम, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यानी ये टोटल टाइम ही हो जाएगा। तो बी डी टी यानी इंटीग्रेशन कर देंगे हम t1 से लेकर t2 तक, ठीक है। तो यहाँ से t1 से t2 करोगे तो t2 माइनस टी बना जाएगा एक्चुअली, तो इंटीग्रेशन b जो है 60 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी टी बाई इंटीग्रेशन टी, यानी ये डी टी जो है वो टाइम इंटरवल यानी 2 माइनस 0, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे ना, पहले इसका करोगे फिर इसका, तो इसका आ जाएगा 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू टी क्यू बाई 3, ठीक है। लिमिट पुट करना है तो देखो टी इक्वल टू 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, ठीक है, 0 से 2 सेकेंड। तो यहाँ से एक्चुअली सॉल्व करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये कैंसिल, तो ये 3t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ठीक है, तो 0 से 2। अब टाइम पुट कर दो, ठीक है, लिमिट पुट कर दो, तो नीचे वाला तो लिमिट 0 है, तो सिर्फ ऊपर वाला हमें पुट करना पड़ेगा, 3 इंटू टी के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस, और नीचे में 2 माइनस 0 था, ठीक है, नीचे में 2 माइनस 0 यहाँ पे भी है, ठीक है, 2 माइनस 0 यानी 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, बाई 2। तो इसको सॉल्व कर देना, ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 12 माइनस 8, 4/2 चटपट सेकेंड, ठीक है। यस सर, ये तो किया था सर, कर दिया था ना, कैसे किया था आपने? इसी ऐसे ही तरह? किया था सर। यस सर। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, कोई भी चीज का उसका एवरेज पूछे तो यही, ये भी एवरेज हो जाएगा, यही है, ठीक है। चलो सही है, बढ़िया। चलो हाँ जी, 22 क्वेश्चन किसी ने किया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हाँ जी, चिराग आपने किया था, क्या आंसर था? टू ब्रेक, 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ। टू ब्रेक अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ मिनिमम इतना केजी फोर्स रिक्वायर्ड इन द वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ डबल रेडियस एंड 6 मीटर लेंथ विल रिक्वायर इतना केजी ऑफ टू ब्रेक, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ जी, क्या होगा? नहीं किया था, किसी ने किया है? नो सर। देखो, जो ब्रेक करने का जो होता है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर हम टेंशन की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की केस होता है ये, ठीक है, ये स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, ये फोर्स बाई एरिया इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एच,
ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है ना, इसका आंसर 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है कुछ है? एक आंसर 22 है ना। Length of the material, same material of double radius and 6 meter length. 1 meter. लेंथ पे तो वो डिपेंड करता ही है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स जो होता है ना, फोर्स ब्रेकिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। ठीक है। यहाँ से तुम ये करोगे डेल्टा एल बाई एल, ये तो स्ट्रेन हो गया। ठीक है। तो तो यहाँ से तुम गामा अगर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक है। तो रेडियस, ठीक है, ये याद रख सकते हो कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेडियस को डबल किया गया है। ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 40 × 4। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। ये पेज हो गया अपना। इसमें से कोई ऐसा जो आपने किया हो या ट्राई किया हो? हाँ जी, बोलो। सिंपल पेंडुलम, ग्रेविटेशन का। हाँ जी। 14 नंबर फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी चिराग, अमोल, कॉलप्रिट। नहीं किया। नहीं। नो सर, नहीं। चलो आप लोग बताओ, कौन आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है आप कर सकते हो? वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। क्योंकि देखो, अब नया टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है। कि आपने नहीं पढ़ा है, अब वो चीज करवा दिया जाएगा, उसका आप टाइम नहीं है। ठीक है। जितना किए है वहीं से सिलेक्ट होना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन किया। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, ये तो टॉपलिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। थर्मो वाला, ठीक है, करवा देता। हाँ, ये तो टॉपलिंग हो सकता है कि मेरे टॉपल जाओ कि इसमें इसको इतना सफिशियंट अगर मिल जाए। ठीक है। एनर्जी इतना सफिशियंट हो जाए कि ये जो है वो इस पॉइंट के, देखो क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता, इनफ यहाँ पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लीपिंग। ठीक है। तो स्लीपिंग नहीं होना है, तो स्लीपिंग नहीं होना तो वो इस तरह से होके, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे इस कंडीशन तक पहुंच जाए, इतना इसके पास इनफ एनर्जी मिल जाए कि ये यहाँ तक आ जाए, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। देखो अभी सेंटर ऑफ मास देखो तो L/2 पे है। ठीक है। पूरा डिस्टेंस है। अब ये जो हो जाएगा ये √2L/2 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इतना उठ गया तो ये एक्शन सकता है कि टॉपल कर जाए। ठीक है। तो मेक टॉपल। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, हाँ देखो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह का अगर तुम पूछेगा ना तो टाइम पीरियड जो होता है ना, T बराबर 2π√M/K। ठीक है। M/K इक्विवेलेंट। तो देखो के इक्विवेलेंट तुम निकालने के लिए ना, स्प्रिंग के केस में के इक्विवेलेंट जो है वो कैपेसिटर की तरह होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये दोनों क्या चीज में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैपेसिटर में ऐड हो जाता है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा K+K, यानी 2K। अब ये 2K और K, ठीक है, ये K और ये जो 2K सीरीज में होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, पैरेलल वाला केस लगेगा। ठीक है। यहाँ पे एक मास पैरेलल वाला केस लगेगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट में डायरेक्ट दो दो पैरेलल होता है, तो क्या होता है K × K/2 का सम। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2K/3। ठीक है। यस सर। के इक्विवेलेंट ये आ गया, तो टी जो हो जाएगा 2π√M/K इक्विवेलेंट, K/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना टेम्परेचर का, तो ये आप निकाल सकते हो। और स्प्रिंग का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो याद रखना कि स्प्रिंग का जो सीरीज पैरेलल होता है जस्ट सिमिलर टू कैपेसिटर, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ spring is just similar to ठीक है। तो ये याद रहेगा तो आप कर सकते हो। थर्मो का क्या था, ये था हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर। तो हीट एब्जॉर्ब, तो देखो साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का जो एरिया होगा वही क्या होगा, हमें वर्क देगा। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, डेल्टा यू जीरो होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो साइक्लिक में डेल्टा यू जीरो, तो डेल्टा क्यू जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। और डेल्टा डब्ल्यू कुछ और नहीं, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम का अगर पीवी कर्व है और पी और वी कर्व है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो पीवी कर्व का जो एरिया होता है, ठीक है। देखो पी जो होगा और भी, तो ये एरिया लेना है, ठीक है। बी के प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन वाला, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि ये एरिया ले लेना। तो यहाँ पे देखो यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए, यहाँ तो सर्कल है तो सर्कल का तुम्हें ये एरिया निकालना पड़ेगा, तो कहीं से भी निकालो। तो चलिए जो एरिया लोगे ना कि तो वॉल्यूम पे जो प्रोजेक्ट होगा एरिया वो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने के लिए प्रेशर को नीचे ले लिया, ठीक है। प्रेशर को नीचे ले लिया, वॉल्यूम को ऊपर ले लिया, उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया, अब देखो सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर करते हैं। इस तरह के केस में क्या करना है कि अब तुम बोलोगे कि सर आर कौन सा लें, ठीक है। आर तो देखो ये 10 है, ये 30 है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसका भी वैल्यू होगा, या मैं यहाँ से बोल देता हूँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये ठीक है। तो यानी कि ये पूरा अगर हम डायमीटर के टर्म में लिखे तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यही एरिया वर्क के इक्वल होगा, वही हीट के इक्वल होगा। तो हमें बेसिकली इसका एरिया निकालना था, तो एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, वही डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो पाई का वैल्यू पता है, पाई के टर्म में ही, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब देखो डी, तो डी डी तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हमें डी स्क्वायर बोला है, तो एक तुम ये वाला लोगे और एक ये लोगे, क्योंकि डायमेंशनलिटी हमें करेक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग लेना पड़ेगा तुम्हें। अगर एक ही ले लोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर एक में देखोगे तो एक में देखोगे तो प्रेशर वॉल्यूम आएगा, एक में देखोगे तो प्रेशर आएगा। हमें दोनों आना चाहिए। तुम एक ही ले लोगे तो सिर्फ वॉल्यूम आएगा, ये ले लोगे तो सिर्फ प्रेशर आएगा। तो हमें दोनों चाहिए, और डी स्क्वायर है भी तो एक एक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 30 माइनस 10 20, तो 20 किलो पास्कल है। तो 20 इंटू 10 के पावर किलो पास्कल है, तो 10 के पावर 3 पास्कल, ठीक है। किलो पास्कल से हमने पास्कल में बदल दिया। और यहाँ पे लीटर, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो लीटर में है। तो ये 30 और 10 तो 20, ठीक है। जो ये लेंथ होगा 20। लीटर को बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलो जी। लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, डिवाइड में सर 1000 करेंगे। ठीक है। तो 10 के पावर -3 ना। यस सर। देखो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के होता है, ठीक है। तो ये ठीक है। अगर तुम देखो यहाँ पे दोनों ले लेते हैं ना, मान लो कि दोनों तुम प्रेशर ही ले लेते हैं, तो प्रेशर में दोनों 20 इंटू 10 के पावर 3 20 इंटू 10 के पावर 3 आ जाता है, ठीक है। कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करता तुम्हारा फिर वैसे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 के पावर 3 10 के पावर 3 कैंसिल, प्लस माइनस, तो ये 20 ये 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 100, ये 100 यानी 10 के पावर 2 पाई इंटू 10 के पावर 2 जूल, ठीक है।
हाँ जी, और कोई बताओ 11th सर का कोई इसको वैसा सीधा क्या? हाँ बोलो अनमोल। सर सर इसको सीधा नहीं कर सकते, रेडियस 10 है मतलब सर, 5 ईयर्स के आर की वैल्यू 10 रख। आर का वैल्यू 10 आ रहा है, हाँ कर सकते हो तो, लेकिन तुम ऐसा करना ना, तो बस यही करना है कि एक रेडियस इसका लेना है, एक रेडियस इसका लेना है, क्योंकि वो डायमेंशन भी मैच कराना होता है ना, है ना? दोनों तरफ से 10 नहीं आएगा सर? हाँ हाँ, दोनों तरह से टेम ले सकते हो, तो 4 से नहीं होगा ना, पाई स्क्वायर, तो एक आर ये ले लेना और एक आर ये नहीं, देखो दोनों तरह से 10 लोगे ना, तो ये यूनिट के साथ लेना है ना, तो इसका यूनिट लोगे तो ये 10 लीटर आ गया, ठीक है, 10 लीटर को तुम्हें मीटर क्यूब में बदलना होगा, और फिर ये लोगे तो ये 10 किलो पास्कल, तो किलो पास्कल, ठीक, यस ऐसा यूनिट में चाहिए ना, तो इसीलिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। एक ये कि वेलोसिटी जो होता है ना, कर्व के केस में वेलोसिटी जो होता है रूट आर जी टेन थीटा होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट आर का होता है, अगर, ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी को डबल करना है, देखो वेलोसिटी को 14 से 28 किया है, ठीक है, तो वेलोसिटी को डबल करने के लिए रेडियस को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक ये है। हाँ जी, साउंड वेव तो नहीं पढ़े होगे आप लोग? 11th में। साउंड, और कोई बताओ क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला होगा आप लोग से नहीं हुआ, जो कि आप लोग सोच रहे हो कि हो जाएगा और नहीं हुआ। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़े? बोलो। अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं हम इसको, ठीक है। हाँ जी, चिराग, कमलप्रीत, अनमोल, बोलो। नहीं पढ़े हो तो छोड़ देंगे उसको, कोई बात नहीं, नहीं करना है उसको, ठीक है, छोड़ दें। कोई और बताओ जो डिस्कस करने लायक हो, जो कि आप लोग, साउंड वेव वाला कर दो। साउंड वेव वाला में देखो होता क्या है ना, वो एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। देखो बीट सुनने के लिए क्या होता है ना, बीट सुनने के लिए जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए वो 10 हर्ट्ज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्यूनिंग फोर्स है, फोर्क है, ठीक है, एक का फ्रीक्वेंसी जो है ना, एक का फ्रीक्वेंसी देखोगे तो एक का F1 जो है वो 410 हर्ट्ज है, और एक का F2 जो है वो 524 है, और जो बीट होता है ना, नंबर होता है F2 माइनस F1 का मॉड, कोई भी बड़ा हो सकता है, यानी दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 10 के इक्वल होगा ना, 10 हर्ट्ज के इक्वल, ठीक है, तभी हम बीट सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 से ज्यादा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो हम बीट सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखो टू ट्यूनिंग फोर्स है, फ्रीक्वेंसी इतना इतना, ठीक है, 410 और 524 है, केप्ट क्लोज एंड मेड टू वाइब्रेट, बीट विल नॉट हियर, ये सही है, ठीक है। Sound waves superimpose only when frequency of superimposing wave are equal and nearly equal, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज का सुपर पोजिशन होने के लिए ऐसा नहीं है कंडीशन की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहता है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सुपर पोजिशन होता है जिसमें कि स्टैंडिंग वेव बनता है, ठीक है, लेकिन सुपर पोजिशन फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग भी है तो सुपर पोजिशन हो सकता है, तो ये ऑप्शन ऐसे, ठीक है, तो वन इज करेक्ट, टू इज, ठीक है जी। सर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे थे कौन सा? सर, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल 11 प्रोजेक्टाइल? क्वेश्चन नंबर। The body has maximum range R1 when projected up the inclined plane. It is maximum range R2 when projected down the plane. ये यार छोड़ देना आप लोग, ठीक है, inclined plane का केस है ये।
ठीक है। प्रोजेक्टाइल टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, आप लोगों ने नहीं किया होगा, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रोजेक्टाइल का होगा वो कर लेना, ठीक है। सिंपल प्रोजेक्टाइल का होगा, आपने पढ़ा तो वो कर लेना। ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यस सर। और कोई बताओ। ये क्वेश्चन है ना, ये हम जब वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे ना तब करेंगे। पोलराइजेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो पोलराइजेशन करेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पोलराइजेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जी क्लियर है। और यस ये सर। क्वेश्चन अगर हम ग्रेविटेशन का कर लेते हैं ना, कि हम सोचे हैं कि ग्रेविटेशन का भी कर ले रिवीजन, तो ये ग्रेविटेशन करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव। और क्या होता है कि ग्रेविटेशन के केस में हाइट बढ़ने से जी जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो सरफेस पे जी कुछ और होता है, हाइट पे जी कुछ और होता है, ठीक है। तो सरफेस पे जो जी होता है वो जी जी का जो वैल्यू होता है ना, जी इक्वल टू जी एच सरफेस, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस आर स्क्वायर, यार यही आता है ना, ऐसे जी का वैल्यू जो होता है ना, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, से आर कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो आर कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर कॉमन आएगा एक्चुअली, ठीक है। जी एम बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो जी एच हाइट इज इक्वल टू जी एच सरफेस बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आती है। तो जैसे जैसे हाइट बदल चेंज होता है ना, उस तरह से क्या होता है, वैसे वैसे जी का वैल्यू चेंज होता है। तो वही बोला कि तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, ठीक है। तो सरफेस पे जो देखो सिंपल पेंडिकुलर में टाइम पीरियड गिवन व्हेन इन द अर्थ सरफेस, सरफेस पे होगा तो जी सरफेस के इक्वल ही होगा। जब हाइट पे जाएगा, आर हाइट पे जाएगा तो देखो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, जी बाई 4 हो जाएगा आर हाइट पे। दोनों इसके जगह आर पुट करोगे ना तो, ठीक है, अगर सरफेस पे जी है तो हाइट आर हाइट पे जी बाई 4 हो जाएगा इसका इफेक्टिव ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ठीक है। तो वो चीज हम ग्रेविटेशन में इसको भी कर लेंगे कवर, ठीक है। वैसे आप ट्राई कर सकते हो इस फार्मूला से, ठीक है। ये फार्मूला हो गया टाइम पीरियड का, और ये हो गया जी का वेरिएशन का, ठीक है, हाइट के साथ, ठीक है। डेप्थ के साथ भी जी वेरी करता है, जी ड्यू टू डेप्थ इक्वल टू जो आता है वो आता है जी एस सरफेस 1 माइनस डी बाई आर। डी जो है यहाँ पे डेप्थ है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर है। चलो ठीक है। तो तो अपना मेन फोकस जो है ना वो 12th ही होना चाहिए, ठीक है। और 11th में जो भी कर रहे हो ना, वहां तक जितना भी हो पाता है, ठीक है, वो सही। आप लोग ये पता चला कि 11th 12th का भी जो इजी फार्मूला वगैरह है आप लोग को याद नहीं है, ठीक है। तो उस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, फार्मूला डिवीजन पे, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, फोकस ज्यादा करो, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो ना छोटे छोटे फार्मूला से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो एम बाई एच, एम बाई वॉल्यूम होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर, इजी फार्मूला, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जेईई मेन में ऐसे ऐसे ही फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हो जाएंगे। क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर। ओके, चलो बाय एवरीवन। बाय सर।